किस देश की यूरोपीय कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? जी, किस देश की यूरोपीय कंपनी भारत में अपना सबसे पहला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? 4 ऑप्शन है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। आंसर करना है फटाफट आप लोगों को, थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे, आंसर मिलेगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों में आपको पता ही है, वास्को डी गामा पहुंचे थे हमारे पास ना, और जमोरिन के पास केप ऑफ गुड होप होते हुए अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति की सहायता से ये पहुंचे थे। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किस युद्ध से माना जाता है? वह कौन सा ऐसा युद्ध था जहां से हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश कंपनी इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी? प्रारंभ होना और इस्टेब्लिश होना दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। प्रारंभ मतलब शुरुआत है कि हाँ, यहाँ से हम देखते हैं कि अंग्रेजी शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभर कर आ रही है, और फिर आप देखेंगे एक ऐसा समय जहाँ पर वो पूरी तरह से मजबूती से स्थापित होती नजर आती है। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है आपका, वो है प्लासी। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कंपनी के संदर्भ में। और उसके बाद में जो अगला 1764 का बक्सर का युद्ध था, वहाँ पर एक निर्णायक युद्ध कंपनी ने जीता था। ध्यान दीजिएगा, प्लासी के युद्ध के परिणामों से ही बंगाल के राजस्व पर कंपनी के अधिकारों की बात आने लगी थी, जिसकी परिणति आपको बक्सर के युद्ध में दिखाई देगी। ठीक है, 23 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना रही। इसी संदर्भ में कथन आता है कि डुप्ले ने भारत की चाबी दक्षिण में खोजने की कोशिश की, पर अंग्रेजों ने वह चाबी कहाँ खोज निकाली? बंगाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण आधारित प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये ग है, बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दो ऑप्शन है, दो में से केवल एक आंसर सही है, बताएं कौन सा आंसर सही होगा? हाँ जी, जी बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक बंगाल के गवर्नर की बात की जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था, परंतु बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था। तो पहला कथन गलत होगा। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगर बात की जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वही रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर था, तो वही बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद में 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके प्रावधानों के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस आधार पर 1833 में उस समय का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इस आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये कथा कहानी आपने काफ़ी लंबे समय से सुनी है। प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं आप, ठीक। उसके बाद में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आए 1772 में और 73 में। इसके बाद बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिर कैनिंग के बारे में तो जानते हैं आप, 1857 की क्रांति के समय। चलिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर भी पता है आपको। आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में, ध्यान दीजिएगा, 1853 में बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। ये तो सामान्य बात है। इसके अलावा डलहौजी के समय क्या क्या था मैं आपको बता दूं। मॉडर्न इंडिया में डलहौजी, लिटन, रिपन, करजन, ठीक, ये वो गवर्नर जनरल है जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से लेकर 1856 तक के कार्य। पंजाब का विलय, डलहौजी 1852 पंजाब पर अधिकार करता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा का भारत में विलय। सिक्किम, डलहौजी ने 1850 में सिक्किम के विलय को आगे बढ़ाया। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को भी लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सबसे पहले सतारा 1848, फिर जेतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर का विलय 1854 में, अवध 1856। अवध का जो विलय था वो आउटरम, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, और इसमें यह बताया गया था कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह एक अयोग्य व्यक्ति है और इससे अवध में कुशासन की स्थितियां हैं। इस आधार पर
डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था कि अब हम सुशासन देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की उन्होंने, कुछ सैन्य सुधार किए, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया, ठीक है। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1853 में टॉमसन की व्यवस्था के अनुसार उत्तर भारत में कुछ परिवर्तन किए। इसके अलावा चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था शिक्षा के संदर्भ में डलहौजी के समय, जो कि हायर एजुकेशन के संदर्भ में बेहतर था। रेलवे लाइन के निर्माण के संदर्भ में 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच में ही चली। दूसरी लाइन जो थी वो कलकत्ता से रानीगंज के बीच में 1854 में। रेलवे के बाद विद्युत तार की शुरुआत भी इन्हीं के समय की गई, डलहौजी के समय। डाक सुधारों के अंतर्गत 1854 में पहली बार डाक टिकटों का जो प्रचलन था वो डलहौजी के समय हुआ, जो डाक टिकट आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD डिपार्टमेंट की भी सबसे पहले शुरुआत की, ठीक। लोक शिक्षा विभाग की भी शुरुआत यहीं से हुई है डलहौजी के समय। ये सारी बातें अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से प्रश्नों के रूप में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। चेक कर लीजिए विचार। कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। कौन पहले आया कौन बाद में आया, बस यही है। काल क्रमानुसार दर्शाना है, आंसर करें। 4 ऑप्शन है, कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। हाँ जी, लॉर्ड कर्जन, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग 1912। कोई ध्यान आया? इरविन, ठीक है। आंसर आपका 1, 2, 3, 4 है। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो आप देखेंगे 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से लेकर 1916, इन्हीं के समय 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था राजधानी परिवर्तन के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में, और लॉर्ड इरविन का टाइम 26 से 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। प्रश्न आपके सामने है 856। निम्नलिखित में से वह कौन सा विचारक है जिसने कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ घिनौनी है? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ, जिनके अंतर्गत उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को, अपने विचारों को रखा, जिन्हें कार्ल मार्क्स के विचार कहा गया। इसी कार्ल मार्क्स ने भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं उनको बताया था कि पूंजीवादी तरीके से संचालित की जा रही है और ये बहुत ज़्यादा घिनौनी, इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश नीतियों की बुराई की थी, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, अर्थात कौन वह था जो कि 1857 की क्रांति में सहभागिता नहीं कर रहा था? 4 ऑप्शन आपके पास में, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। आंसर आपको पता ही है, आंसर मिलेगा आपको डी है इसका आंसर। 1857 की क्रांति के समय बेगम हजरत महल लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। 1850 के समय कुंवर सिंह बिहार में थे और मौलवी मोहम्मदुल्ला फैजाबाद में क्रांति का समर्थन कर। ठीक, चलिए पागलपंथी विद्रोह पर चर्चा करते हैं। पागलपंथी विद्रोह देश के किस भाग में हुआ था? कौन सा वो क्षेत्र था जहां पर पागलपंथी विद्रोह देखा गया था? 4 ऑप्शन है, बंगाल क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, मद्रास क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में। जी बिल्कुल सही बात है, पागलपंथी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके प्रमुख नेता रहे हैं टीपू मीर। मैंने आपको जनजाति तथा कृषक आंदोलन बताया और मैंने बताया कि अधिकांश मामलों में क्षेत्र, समय और नेता, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। इसके अलावा किसी विशेष जनजाति विद्रोह या किसी आंदोलन में अगर कोई समाचार पत्र इन्वॉल्व है, कोई बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता इन्वॉल्व है तो ध्यान रखिए, अदरवाइज ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? जी, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थानों के किसानों द्वारा? जी 859। एका आंदोलन आंसर है आपको डी। एका आंदोलन 1920-21 है ना, अवध किसान, अवध क्षेत्र में हुआ था। ये मदारी पासिस के नेतृत्व करता था।
मदारी पासी के अलावा सहदेव का नाम भी आता है। क्षेत्र अवध क्षेत्र में विशेषकर हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी क्षेत्र 1920 से 22 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई है, यही प्रश्न है जी। क्वेश्चन नंबर 860, बिल्कुल सही बात है, 1857। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था 1854 में। इसके आधार पर भारत में 1857 में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट नामक जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, आंसर करना है आपको जी। कितने लोगों का आंसर है? बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट के संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने नील आंदोलन का समर्थन किया था। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा आंदोलन है जहां पर कोई समाचार पत्र या बड़ा व्यक्ति है तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र पूछा गया है और फेमस भी इसीलिए रहा है क्योंकि इसने नील आंदोलन के बारे में चर्चाएं की थी। अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर आना है व्यक्तित्व और यहाँ पर आना है समाचार पत्र, जैसे विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बंदोपाध्याय और मोहम्मद अली। ठीक, तो अब आपको एक एक करके बात करनी है कि कौन सा किसका समाचार पत्र है। कोई बात नहीं, सीधे आ जाते हैं हम लोग। जैसे विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल की प्रसिद्ध पुस्तक है न्यू इंडिया, ये समाचार पत्र आप देख लें। ठीक है, विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अरविंद घोष जुड़े हुए नजर आएंगे आपको। वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र, ये उसी समाचार पत्र की प्रति है, अरविंद घोष। ब्रह्म बंदोपाध्याय का समाचार पत्र है संध्या, और मोहम्मद अली का समाचार पत्र है कॉमरेड। ये अली बंधुओं में से एक है ना, अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता रहे थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं हम किसे? बिल्कुल सही बात है, लोकहितवादी के नाम से जानते हैं हम गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कुछ आंदोलन दे रखे हैं और कुछ नेतृत्वकर्ता जो उनसे जुड़े हुए हैं, इस संदर्भ में बात करनी है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेविस, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नाट अलकाट और ब्लाटवस्की, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। जी बिल्कुल सही बात है। बहिष्कृत हितकारिणी जो है वह ज्योतिबा फुले की नहीं, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक संस्था है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यही स्थापना दिवस का फोटो, अंबेडकर साहब का फोटो आप देख पा रहे हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? जी, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स ग्रांट? जी, आंसर करते रहें। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आप सभी जानते हैं सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में की गई थी। ठीक, चलिए 1922 में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कल की जो मॉडर्न इंडिया क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको, स्वराजवादी या स्वराज दल के गठन के संदर्भ में। जी, आंसर पता है आपको, CR दास। और इन्होंने यहाँ पर जो असेंबली चुनाव होने थे 1923, नवंबर 1923 में जो असेंबली चुनाव होने थे उसमें सहभागिता के संदर्भ में एक प्रस्ताव रखा था और खुद CR दास इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, और यह प्रस्ताव जो था वो फेल हो गया था। ठीक, स्वराज पार्टी 1922, मोतीलाल नेहरू, CR दास और अजमल खान ये जुड़े हुए थे। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को कब लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा? बाल गंगाधर तिलक को कब लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगा? जी,
जब एक लोकप्रिय शिक्षक बने, जब उन्हें लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ये इनमें से कोई नहीं। जी सही बात है, इनमें से कोई नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक, कोई ऐसा समय नहीं है कि भैया ये किया तो इसके कारण आपको ये उपाधि मिली या कहीं भी। तो लोकमान्य की उपाधि तो जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं, बल्कि उनके समस्त कार्यों का परिणाम था, जिसके कारण जनमानस में वो लोकमान्य के नाम से प्रचलित हुए। प्रथम मुस्लिम जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में सहभागिता करने के कारण मृत्युदंड प्राप्त हुआ, पहला मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें मृत्युदंड मिला है। 1857 की क्रांति की बात नहीं हो रही है, उसके बाद का मामला है। अली उद्दीन शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां प्रथम भारतीय मुस्लिम थे जिन्हें ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार मृत्युदंड के अंतर्गत फांसी दी गई। अगर एज फॉर एज ब्रिटिश रिकॉर्ड इज कंसर्न अगर आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका नाम मिलेगा आपको अशफाक उल्लाह खां। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। ठीक, अशफाक उल्लाह का काकोरी षड्यंत्र केस। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था। 1906 के एक साल बाद 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, जहां गरम दल और नरम दल आपस में सिर फुटबॉल करके अलग अलग हो गए थे। ये स्थिति 1906 में बन रही थी। तो किसे बुलाया गया? हाँ जी, आंसर है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बुलाया गया था इनको, और ये जो विभाजन हो सकता था 1906 में, इसको टालने के लिए बुलाया गया। 1906 के अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1886 में और 1893 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो शब्द है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह भी दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही रखा गया था। आंसर करें, निम्नलिखित में से वह कौन सा समय है जिस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता देखी गई? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग साथ साथ नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल तथा गरम दल आपस में जुड़े। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, 1916 से लेकर 1921-22 तक का समय, इस दौरान लीग और कांग्रेस के बीच में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने लीग की इस मांग को कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में चोरा चोरी कांड, जब तक असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं हुआ तब तक ये जो भाईचारा ये बना रहा। चोरा चोरी कांड के पश्चात हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फिर से दिखाई देने लगा। इधर 1921 में जो मालाबार विद्रोह है वो समझ में आया, जहाँ पर सांप्रदायिकता के लक्षण आपको दिखाई देने लगे। तो 1921-22 के बाद में ये दिक्कतें बढ़ने लगी थी। चलिए, महात्मा गांधी की प्रसिद्धि का कारण क्या था? वो क्यों फेमस थे? भैया 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करें। हाँ जी, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए, एक धार्मिक राष्ट्र की वकालत करने के लिए, हिंदुओं को संगठित कर एक राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए। जी हाँ जी, भारतीय स्वतंत्रता के लिए वही जो कार्य किया इन्होंने, सत्याग्रह का मार्ग। बाकी धर्म राष्ट्रीयत्व को भी बात की नहीं, ना ही कभी हिंदुओं की बात की उन्होंने बात तो हमेशा भारतीय नागरिकों की। ठीक, सत्याग्रह। अहमदाबाद, हाँ जी, अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का केंद्र बिंदु कौन थे? हलवा प्रश्न है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहते हैं इसको, तो आंसर मिलेगा डी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। इससे पहले चंपारण कर ही चुके थे और उसके बाद में खेड़ा। भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? भूदान आंदोलन, हाँ जी, भूदान आंदोलन पता ही आपको, आचार्य विनोबा भावे। स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन शुरू किया उन्होंने 1951 में आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना ठीक के पोचमपल्ली ग्राम से। भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जो मूल नाम है वो है विनायक
नरहरि भावे, जन्म स्थान महाराष्ट्र है, उस समय का बॉम्बे, और गोगटे ग्राम। मृत्यु 1982 में हुई है। 1916 में गांधी जी के आश्रम से जुड़े थे, 1916 से साबरमती आश्रम से। 1923 में उन्होंने मराठी एक मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धम्म या महाराष्ट्र धर्म का प्रारंभ किया था। 1940 में आचार्य विनोबा भावे, जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तब ये पहले सत्याग्रही बने थे, दूसरे बने थे जवाहरलाल नेहरू। 1958 में महिलाओं की ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। उनकी कुछ पुस्तकें हैं, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति और स्वराज शास्त्र, जो इनको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उसमें आप देखिएगा 1958 में, ये 1958 करिए इसको, 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न दिया जा चुका है। 873 में, ये 18 हो गया, इसको 19 करिए। शौकत अली व मोहम्मद अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था शौकत अली तथा मोहम्मद अली। कल खिलाफत आंदोलन बताया, आंसर पता ही आपको, आंसर मिलेगा आपको खिलाफत आंदोलन। शौकत अली तथा मोहम्मद अली, अली बंधु कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि वही है कि भैया ब्रिटिश ने एक वादा किया था कि तुर्की या तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किंतु सिवर्स की संधि ने तुर्की के विभाजन का मार्ग खोल दिया। इसके कारण दुनिया भर के जो मुस्लिम थे वह ब्रिटेन के विरुद्ध और खलीफा के पक्ष में एक आंदोलन चलाते हैं, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और भारत में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, उसमें शौकत अली या अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने भी सहयोग किया था। ठीक है भैया। बाद में 1924 में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या करते हैं, वहाँ पर जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर देते हैं, और इस तरह से खिलाफत आंदोलन सैद्धांतिक रूप से ही समाप्त हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट है तो गठित समिति का अध्यक्ष, सीधी सी बात है कि नेहरू रिपोर्ट जो आई है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और साइमन कमीशन के विरोध के बाद में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड भारतीयों को चुनौती देते हैं कि अगर आप साइमन कमीशन का इतना ही विरोध कर रहे हैं तो एक सर्वमान्य संविधान अपने लिए बना लीजिए, हम उसको ओके कर देंगे। ऐसी स्थिति में एक सर्वदलीय बैठक होती है, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, जिसको हम नेहरू समिति कहते हैं। यह रिपोर्ट रखती है, ठीक है, इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनिक स्टेटस की बात कही गई थी, जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा कांग्रेसी नेता सहमत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में नेहरू रिपोर्ट जब सामने आती है तो गांधी जी ब्रिटिश सरकार को कहते हैं कि या तो आप नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करिए 1 साल में, या फिर हम व्यापक स्तर पर संविधान आंदोलन शुरू करेंगे, और उसके पश्चात हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी पर भी सहमत नहीं होने वाले। जिस स्वराज की हम बात कर रहे हैं, जो कि डोमिनेट स्टेटस का दर्जा है, अगर ये 1 साल में नहीं मिलता है तो हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं लेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष होते हैं, रावी नदी के तट पर खड़े होकर तिरंगा झंडा फहराते हैं, और इस प्रकार से हमारे देश में जो लक्ष्य होता है कांग्रेस का, अब वो हो जाता है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक भैया, चलिए। चटगांव आर्मरी रेड क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ ही रहे थे। जी हाँ, चटगांव आर्मरी रेड किस तारीख को संपन्न हुआ? जी, 4 ऑप्शन है, 18 अप्रैल, 28, 29, 30 या 31। चटगांव आर्मरी रेड किस तारीख को संपन्न हुआ? हाँ जी, 18 अप्रैल 1930, बिल्कुल सही बात है, 18 अप्रैल 1930। इसके प्रमुख नेता मास्टर दा या सूर्यसेन, जिसे एक शिक्षक हुआ करते थे, बंगाल के क्रांतिकारी संगठनकर्ताओं में सूर्यसेन का नाम काफ़ी फेमस है, विशेषकर द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलनकर्ताओं में। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA बनाई थी सूर्यसेन, और इन्होंने चटगांव की जो आर्मरी थी जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे उस पर आक्रमण किया था, शस्त्र लूट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड से संबंधित कौन है? जी, पेशावर कांड से संबंधित 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जनरल BC जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर सिंह चंद्र गढ़वाली या प्रेम सिंह नेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पेशावर क्षेत्र में गढ़वाल रेजिमेंट को उठाया गया, भेजा गया कि अब आप आंदोलनकारियों पर गोली चलाइए, तब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि मैं अपने भाइयों पर गोली
नहीं चलाऊंगा, ये निहत्थे हैं, हम सैनिक हैं, हम भीड़ पर गोली चलाने वाले हत्यारे नहीं। चंद्र सिंह गढ़वाली की बात हो रही है यहाँ पर। ये पेशावर कांड के नाम से ये घटना जानी जाती है। अपने अहिंसक आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? सबसे पहली बार गांधी जी आमरण अनशन पर कब बैठे थे? जी बिल्कुल सही बात, इसका आंसर है कम्युनल अवार्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक साल भर लगभग निकल गया। इधर बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सहभागिता नहीं की थी। इसको लेकर ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव था। तब इरविन ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट किया। इस पैक्ट के माध्यम से, गांधी इरविन समझौते के माध्यम से, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे लंदन, और वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही बी आर अम्बेडकर ने मुसलमानों की तरह दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की मांग रखी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा। गांधी जी वापस खाली हाथ लौटे और एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने कुछ भी भले ही प्राप्त ना किया हो, परंतु मैंने अपने देश की अस्मिता को बचाए के रखा है, मैं कुछ भी गंवा के नहीं आया। ऐसी स्थिति में यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रिज्यूम किया, परंतु आंदोलन काफ़ी धीमा पड़ चुका था। इसी बीच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अंबेडकर की मांग के अनुरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत मुसलमानों की तरह ही दलितों को भी हिंदुओं से अलग माना गया और उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की प्रावधान किया गया। इस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो पुणे की यरवदा जेल में थे। पुणे की यरवदा जेल में जैसे ही वो बैठे थे, जैसे उनको पता लगा तो उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। ये पहली बार ऐसा था जब गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे, परंतु कहा कि अब मैं तभी उठूंगा जब इस घोषणा को वापस ले लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मदन मोहन मालवीय तथा अन्य के दबाव में आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी के मध्य एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं। पूना पैक्ट के माध्यम से अंबेडकर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है दलितों के लिए, उसको वापस ले लेते हैं। इसके बदले में गांधी जी सहमत होते हैं कि दलितों के लिए पृथक, या कहें कि निर्वाचन का अधिकार, या फिर कहें कि पृथक निर्वाचन की जगह उन्हें विधानमंडलों में सरकारी नौकरी में आरक्षण का उपलब्धता की जाएगी। तो आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड है, ध्यान दीजिएगा। रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। ठीक है, भूख हड़ताल का प्रयोग किया पुणे की यरवदा जेल में। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोपालचारी के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट ठीक संभव हुआ कम्युनल अवार्ड के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ये प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, 1924, 26, 27 और 29। कोई बात नहीं, आंसर मिलेगा आपको 1927। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है वो दिसंबर 1927 में किया गया था। इसमें देसी रियासतें शामिल थी और इनका उद्देश्य यह था कि सभी देसी रियासतें मिलकर ब्रिटिश के सामने अपनी मांगों को रखें, या यूँ कहें कि अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रख सके कि इन फ्यूचर अगर ब्रिटिश भारत छोड़ते हैं तब उनकी स्थिति कमज़ोर ना हो। इस आयोजन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और आर अभ्यंकर महत्वपूर्ण हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए किसे नामित किया गया था? जी, क्रिप्स मिशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अलेक्जेंडर क्रिप्स, क्रिप्स को भेजा गया और कोशिश की गई कि भारतीय नेताओं को मनाकर उनसे सहयोग लिया जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तब कांग्रेस की तरफ से उनसे बात करने के लिए किसे भेजा गया? हाँ जी, आंसर आ गए आप लोगों के, अधिकांश बच्चों के आंसर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन से बातचीत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद को भेजा गया था, एक हिंदू व्यक्ति और एक मुस्लिम। ठीक, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ है? बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 के 1897 उड़ीसा के कटक में। 1919 में
ग्रेजुएट हुए, 1920 में आईसीएस में चुने गए, फिर नौकरी छोड़कर 1921 में ही असहयोग आंदोलन से जुड़े। चोरा चोरी घटना के बाद में जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिए, तब सुभाष चंद्र बोस ने खड़े होकर गांधी जी की कहा कि गांधी जी अच्छी बात नहीं है, जब आंदोलन अपने चरम पर था तो उसको वापस लेना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद में 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। तब ध्यान दीजिएगा, 1939 में कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इधर फिर इनको नज़रबंद किया गया, तब ये अपने घर से बाहर निकले और अफगानिस्तान होते जर्मनी चले गए और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, जिसका गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ये वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने 1912 में हार्डिंग पर बम फेंकने का षड्यंत्र रचा था और उसके बाद जापान चले गए थे। वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं, हमें बस क्या करना है, पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई वो बताना है, क्रम जमाना है। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज, मुकदमा। बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है ये, तो अगर आप इसको देखेंगे इस तरह से, वेवेल प्लान का जो टाइम पीरियड है वो है 14 जून 1945। जो बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें, उस टाइम पीरियड को एक बार नोट कर लीजिए। वेवेल योजना, दी वेवेल प्लान, 14 जून 1945। उसके बाद में वेवेल योजना पर चर्चा के लिए 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को फेल होने का एक मुख्य कारण यही था कि मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बैठेंगे कांग्रेस के साथ, इस सम्मेलन में सहभागिता नहीं करेंगे, मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि ऐसा नहीं है। नौसैनिक विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945। ठीक है, ये 46 होना चाहिए, हाँ। तो पहले INA मुकदमा आएगा, उसके बाद में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह फरवरी 1946। और जब नेवी ने विद्रोह करने की स्थिति आ गई, तब अंग्रेजों को ध्यान आया 1857 कि अगर अब नहीं संभले, क्योंकि अब सेना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर 2 घंटे के लिए भी सेना भारतीयों के साथ हो गई तो एक भी अंग्रेज सुरक्षित बच के नहीं भागेगा। ठीक है, तो 1947 की स्थिति से पहले ये जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था, ये खतरनाक स्थिति थी। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? हाँ जी, 1946 के चुनाव के पहले मुस्लिम लीग ने, अगर हम बात करें तो बंगाल क्षेत्र में, बंगाल का मतलब वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र है ना, बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग का गठबंधन सरकार वर्ष 1946 में सत्ता में आया, जान ली, और ये 14 अगस्त 1947 तक रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। ध्यान रखना है कि इसी दौरान यहाँ पर नावाखोली के प्रसिद्ध दंगे हुए थे बंगाल क्षेत्र में। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो भूमिका थी और सरकार की भूमिका थी, उस पर क्वेश्चन मार्क उठे थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो पता ही आपको C राजगोपालाचारी, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। भारत व इंग्लैंड में एक साथ कब इंडियन सिविल सर्विसेज सर्विसेज परीक्षा का आयोजन किया गया? भारत व इंग्लैंड में एक साथ कब पहली बार ICS एग्जामिनेशंस कंडक्ट की गई? बिल्कुल सही बात है, आंसर मिलेगा आपको 1922A। भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का जो पहला आयोजन था 1922 था। इससे पहले केवल इंग्लैंड में होती थी। 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक, 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग गठित हुआ भी सही। 1935 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात हुई थी और 1937 में एक संघीय लोक सेवा आयोग गठित भी हुआ। उसके पश्चात संघ लोक सेवा आयोग को वर्तमान रूप दिया गया। ठीक, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, और UPSC का जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी। 5 अप्रैल 2022 से इनकी नियुक्ति हुई है। ये एक संवैधानिक निकाय है और ये जो मनोज सोनी जी हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है आपकी एग्जामिनेशंस में, डॉक्टर मनोज सोनी, UPSC चेयरमैन वर्तमान में। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सी वह रिपोर्ट थी?
जहां पर भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन या साइमन कमीशन? आंसर पता है आपको? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। गोलमेज सम्मेलनों से जो निचोड़ निकला, जो निष्कर्ष निकले, उन्हीं को 1935 के अधिनियम में लाया गया। अब इसके बाद में समय काल दे रखा है मैंने, और इधर कौन से युद्ध कब हुए थे, इस तरह के प्रश्न भी फ्रेम होते हैं। और इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन आंसर को हाथ में रखा जाए या पेन को हाथ में रख के बात की जाए। जैसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, प्रथम एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782, परिणाम क्या निकला? मराठे विजय हुए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया। और सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ। डिटेल दे रखी है और देखिएगा आप लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1792 और 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में, प्रथम एंग्लो बर्मीज वॉर। दूसरा तो डलहौजी के समय हुआ और डलहौजी ने ही बर्मा का विलय भी कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख 1948-49 लॉर्ड डलहौजी के समय, और पंजाब का विलय कर लिया गया, ठीक, डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा समाजवादी विचारक है जिसने 1933 में कहा था कि वह ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे? बंगाल का भीषण अकाल 42, 43, 44, 45, आंसर पता ही आपको। 1943 में बंगाल का एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें बड़ी संख्या में लाखों लोग मारे गए थे। कुछ आंदोलन जुड़े हुए हैं और आंदोलनकर्ता, इसको करेक्ट करेंगे, ये वर्ष की जगह यहाँ पे आंदोलनकर्ता या नेतृत्व लिखेंगे यहाँ पे। जैसे बारतोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, कूका आंदोलन राम सिंह कूका, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी बोल रहे हो, सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए, ठीक। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, कूका आंदोलन राम सिंह कूका और लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रमानुसार जमा लीजिए। आइए जमाते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, सीआर फॉर्मूला, ठीक, पता होना चाहिए बस आपको कि कौन सी चीज कब आई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940, पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में, अभी इस पर चर्चा हुई, और क्रिप्स मिशन के प्रावधानों से ना तो लीग संतुष्ट हुआ ना ही कांग्रेस। सीआर फॉर्मूला लीग तथा कांग्रेस के मध्य बीच का मार्ग निकालने के लिए सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत योजना थी। वेवेल प्लान 1945 में, इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है। हाँ जी, सही क्रम का निर्धारण करते हैं फिर से। सी राजगोपालाचारी योजना अभी बताया, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। इसमें छोटा सा ट्विस्ट है बस, कैबिनेट मिशन का, अदरवाइज काम अपना बना रखा है। सी राजगोपालाचारी योजना 1944, वेवेल प्लान 1945, शिमला सम्मेलन, उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया और 1946 में यहाँ पर संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इधर बीच में माउंटबेटन योजना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जिसको हम बोलते हैं, 1947। अगला प्रश्न, बिशप डेसमंड टूटू का संबंध किस देश से है? डेसमंड टूटू अभी भी चर्चा में रहे थे वर्ष 2021 में करंट अफेयर्स में, ध्यान दीजिएगा। बिशप डेसमंड टूटू का संबंध किस देश से है? आंसर कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। डेसमंड टूटू हमारे दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1985 में मिला है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2005 में इंदिरा गांधी या अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया, और अभी 26 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु भी हुई है, डेसमंड टूटू की। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग, रिटन बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उनकी पुस्तकें, एक एक करके बात करते हैं।
नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अभी बताया था मैंने आपको, ये आ गया। तो सी का आ गया फर्स्ट, क्या इससे बनेगा, क्या हो गया, आंसर हो गया सी। फिर भी बात करते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, डी का थर्ड हो गया। राजेंद्र प्रसाद और इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी की टेररिस्ट और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, हो गया काम। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, टेररिस्ट जो पुस्तक है वो दिलीप मुखर्जी की, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विपिन चंद्रा। ये प्रसिद्ध राइटर है जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं अभी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक जो मानी जाती है वो विपिन चंद्रा की ही है। कुछ समुद्री यात्री और उनके देश, नहीं समुद्री यात्री और देश नहीं, किताबें और राइटर्स। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, द इंग्लिश टीचर। जी, बुक और उनके राइटर्स की बात करें हम तो आप देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो पुस्तक है ये है नीरज सी चौधरी की। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये है नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। इसके बाद में इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, वी.एस. नायपाल की पुस्तक है। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन रिटन बाय वी.एस. नायपाल, बहुत फेमस राइटर हैं ये भी। इसके बाद में अगली पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ अ लवर, मुल्कराज आनंद, द इंग्लिश टीचर, आर.के. नारायण। आर.के. नारायण की अगर एक और फेमस रचना मैं बताऊं तो आपको मालगुडी डेज देखना चाहिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज का जो कैरेक्टर है वो क्या है? आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी है और उसमें कॉर्नेलियस फज को भी देखा है और आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, जादू मंत्री है। कहाँ है जादू मंत्री? ये है कॉर्नेलियस फज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 899, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? चरित्रहीन, रंगभूमि, श्रीकांत और शेष प्रश्न। रंगभूमि का लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ना कि शरदचंद्र। शरदचंद्र मुखर्जी पूरा नाम है इनका। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है? जी, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। क्वेश्चन नंबर 900 का आंसर करें। बिल्कुल, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।